Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. First of all, I'm very sorry कि जो मैंने चैनल पे CUET UG के लिए यूनिट वाइज सीरीज स्टार्ट की थी उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम वर्क कमिटमेंट्स दैट आई हैड एंड मुझे टाइम ही नहीं मिला. बट अभी कल ही मुझे मैसेज आया स्टूडेंट का कि मैम 20 को एग्ज़ाम है. सो इस टाइम पे तो मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ. नाउ हाउ यू गाइस कैन मेक दिस क्लास वेरी यूजफुल फॉर यू. आप लोगों को ये जो दो बुक्स दिख रही हैं सामने, इनको अच्छे से रिवाइज करना है एंड देन कम बैक टू द क्लास एंड आप इसके क्वेश्चंस को देखो. ओके 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए. CUET UG में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं गाइस वो सारे NCERT से ही बने होते हैं. तो मेक श्योर कि ये दोनों NCERT आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है. ऑलरेडी आप लोग 12th में इसको पढ़ चुके होंगे तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है CUET UG का एग्ज़ाम. राइट, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे 3 क्लासेस यूनिट वाइज वाली करवा रखी हैं और एक मैंने शायद लास्ट ईयर करवाई थी जिसमें मैंने पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो वो सारी चीज़ें देखो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो. इस बार NTA ने अलग अलग डेट्स प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को. तो एक टाइम पे पहले होता था जैसे कि एक ही एग्ज़ाम है, वो नहीं हो रहा है. तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सोशियोलॉजी का पेपर कब है. ओके मुझे ज़रूर से बताना. एंड अभी तो मैं नहीं इतना कुछ प्रोवाइड कर पाऊंगी बट आई होप नेक्स्ट ईयर मैं CUET UG के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊंगी. सो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए आई एम वेरी सॉरी बट प्लीज़ ये दोनों NCERT अच्छे से रिवाइज करना. इन्हीं के बेसिस पे पेपर होगा, ठीक है. और ऑलरेडी तुम लोग 12th में पढ़ चुके हो तो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ टास्क. नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके एग्ज़ाम की डेट क्या है. अगर कुछ स्टूडेंट्स की डेट है जो 22 मई के बाद है तो उनके लिए मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ. बट प्लीज़ मुझे अपने एग्ज़ाम की डेट कॉमेंट में ज़रूर बताना. ओके तो स्टार्ट करते हैं क्लास. 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को मुझे बताना है कि 50 में से आपके कितने मार्क्स आए. और ये पूरे सिलेबस से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. इसके अलावा अलग से एक ग्रुप बना हुआ है फॉर CUET UG स्टूडेंट्स, तो वो मैं शेयर कर दूंगी लास्ट में, उसको भी ज्वाइन कर लेना. Now, question number 1. In the context of sociology, the term reflexivity is what? Reflexivity से हम लोग क्या समझते हैं sociology में? Making perceptions about others, resolving social problems on the basis of evidence, self-inspection about social problems या फिर all of the above. Reflexivity के बारे में इसमें से क्या है जो सही हो सकता है? The correct answer is C. Those of you who have given C answer, very good. Reflexivity का मतलब ही होता है ability to reflect upon yourself, यानी अपने आप पे जब आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, that is reflexivity in sociology, right? Next question देखते हैं. Question number 2. Sociology can help you to map the links and connections between personal troubles and social issues. Which of the following personality has stated the mentioned statement? Now you guys know, easy question है. हिंदी में भी ट्रांसलेशन देखो मैंने प्रोवाइड किए हैं फॉर हिंदी स्टूडेंट्स. कौन से सोशोलॉजिस्ट ने इस बारे में बात की है? उन्होंने कनेक्शन बताया है पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज में. वी ऑल नो महात्मा गांधी, जेम्स मिल, सीरेट मिल्स, इमैनुअल कांत. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सीरेट मिल्स. एंड सीरेट मिल्स ने इसके बारे में अपनी बुक में बात की है. इनकी जो बुक है दैट इज द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. राइट, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं गाइस. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स. एक एक लाइन NCERT की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. अनएम्प्लॉयमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इशू इन सोशोलॉजी? अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसा इशू कह सकते हैं? इकोनॉमिक इशू, पर्सनल इशू, लैक ऑफ क्वालिफिकेशन या फिर एक सोशल इशू? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. द करेक्ट आंसर विल बी, इट विल बी डी. जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है. एम्प्लॉयमेंट को हम लोग सोशल इशू मानेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक को अफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, राइट. और सीरेट मिल्स के हिसाब से भी हम लोगों ने देखा दैट व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज पब्लिक इशू, राइट. इसके बारे में सीरेट मिल्स ही बात करते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा यहाँ पे? सोशल इशू. Now, question number 4. Which of the following were the results of colonization in India? Political and economic unification of India, administrative unification of India, modernization,
या फिर नेशनलिज्म। नाउ गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको कोडिंग दे दी जाती है एंड आपको कोड्स चूज करने पड़ते हैं। तो कोलोनाइजेशन का रिजल्ट इंडिया में अगर हम देखें तो इसमें से क्या हो सकता है? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया है। हिंदी में ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। देखो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, कोलोनाइजेशन के बाद हम देखते हैं कैसे हमारा जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, वो यूनिफाई होता है, यानी आपस में मिल के इंडिया में उस पर काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है और लोगों के अंदर वी फीलिंग डेवलप होती है, अपनी कंट्री के लिए प्यार डेवलप होता है, दैट इज नेशनलिज्म, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। Now, question number 5, which of the following factor are not associated with nation state? इसमें से कौन सा है जो nation state के साथ नहीं जाएगा? Public health management system, authoritarian power, governance या फिर economic policy? What will be the correct answer? The correct answer is B, that is authoritarian power. नेशन स्टेट में अथॉरिटेरियन पावर की बात नहीं होगी। बेसिकली अथॉरिटेरियन पावर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। Okay, it is a political system. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर पावर जो है वो किसी एक सिंगल पर्सन के पास है, एक सिंगल रूलर के पास है, जैसे पहले होता था। ठीक है, पावर इन हैंड्स सिंगल रूलर। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था, बहुत पहले की बात अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो तब होता था अथॉरिटेरियन पावर। तो नेशन स्टेट के साथ अथॉरिटेरियन पावर नहीं जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एस्से ऑन पॉपुलेशन इज अ वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, सी रिट मिल्स, कार्ल मार्क्स, नन ऑफ द अबव। इस चैनल पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जहां पर वो बात करते हैं पॉजिटिव प्रिवेंटिव चेक्स की, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज थॉमस रॉबर्ट माल्थस। प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड दिस थ्योरी, वर्क जो है इनका, ये आया था 1798 में। ओके, ये भी याद रखना, कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं। ओके, now question number 7, demography is important because of the following reason: to update total birth and death in a year, to expand sphere of state activity, to count increased number of voters, to provide governance in the country। demography important क्यों हो सकती है? कौन सा रीजन है इसमें से जो बेस्ट सूटेड होगा? देखो, कभी कभी सोशियोलॉजी में गाइस क्या होता है कि हमें लगता है सारे ही आंसर सही हैं और फिर वो सब्जेक्टिव नेचर का पेपर लगता है। जैसे सीयूईटी पीजी में इस बार क्या हुआ था कि क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव थे, ऐसा लग रहा था ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है ना, ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सोशियोलॉजी में, सो बी प्रिपेयर्ड, आपको बहुत लॉजिक के साथ जाना होगा, राइट? यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर जो है वो है ए। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ, not only study but we can say scientific study, right? It is a scientific study of population। जब हम पॉपुलेशन को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, दैट कम्स इन योर डेमोग्राफी, और इसमें हम लोग टोटल बर्थ, डेथ रेट, ये सब कुछ पढ़ते हैं, राइट? सो बेस्ट सूटेड आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है, रीजन है। देखो, असर्शन कहता है कि इंडियन सेंसस गिव्स डेमोग्राफिक डेटा विच इज लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड बिकॉज डेमोग्राफिक डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा इंडियन सेंसस होता है वो डेमोग्राफिक डेटा हमें देता है और जो कि लार्जेस्ट है। ठीक है, क्यों देता है? ताकि बेटर तरीके से प्लानिंग हो सके और स्टेट में पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। प्लीज रिमेंबर, सेंसस जो है गाइज वो हर 10 ईयर पे होता है। ओके, ये चीज याद रखना, कंडक्ट एवरी 10 ईयर। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव चेक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन? नाउ मैंने कहा माल्थुसियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं इस चैनल पे पढ़ा भी चुकी हूँ, सीयूईटी यूजी की प्लेलिस्ट पे तुम लोगों को मिल जाएगा। प्रिवेंटिव चेक,
टू कंट्रोल पॉपुलेशन में बताओ क्या आएगा? यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाई नंबर ऑफ नेचुरल डेथ, फेमाइन, सेलिबेसी या पोस्टपोनिंग मैरिज। दो तरह के चेक्स की बात करते हैं मालथुस। पहला है प्रिवेंटिव और दूसरा कौन सा है? पॉजिटिव चेक। सो यहाँ पर प्रिवेंटिव चेक्स कौन से होंगे? आई होप सब लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रिवेंटिव चेक में आता है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सेलिबेसी या पोस्टपोनिंग मैरिज। प्रिवेंटिव चेक्स जो होते हैं बेसिकली वो वॉलेंट्री होते हैं, यानी हम खुद उसको करते हैं, ठीक है, राइट। हम अपना मैरिज को पोस्टपोन कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज कर सकते हैं, सेलिबेसी को अपना सकते हैं। बट ये जो है नेचुरल डेथ या फिर फेमाइन, इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चेक, क्योंकि ये अपने आप होते हैं, ठीक है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और पॉजिटिव चेक को हम कह सकते हैं वॉलेंट्री या फिर नेचुरल। ओके, सो अगर ये दो वर्ड्स भी आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। ओके, और भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, वॉर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वॉर भी एक तरह का पॉजिटिव चेक होता है। सॉरी यहाँ पर अच्छा मैंने इनवॉलेंट्री लिखना है गाइस, नॉट वॉलेंट्री। ओके, दिस इज इनवॉलेंट्री। ओके, हमारा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है। ओके, एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, सेलिबेसी है, ये वॉलेंट्री में आएगा। और मॉरल रिस्ट्रेन भी इसमें आता है। ये सब एनसीईआरटी में गाइस दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज ये थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं सीयूटी यूजी में। देखो, माल्थुस बिलीव देयर वर पॉजिटिव चेक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन बिकॉज पॉजिटिव चेक्स इनएविटेबल एज दे वर नेचर्स वे ऑफ डीलिंग विद द इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ए। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। आप लोग अपने आप को मार्क्स देते रहो सो दैट लास्ट में आउट ऑफ 50 आपके कितने सही हुए हैं आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। फूड सप्लाई में आपको मुझे बताना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है दैट माल्थुस कहते हैं कि दो चीज़ें जो हैं, जैसे कि पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, और दूसरा इन्होंने बात की किसके बारे में? फूड सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। इनके हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जियोमेट्रिकली बढ़ रहा होता है, ठीक है, जियोमेट्रिकली बढ़ रहा होता है। और जो फूड सप्लाई होता है वो अर्थमेटिकली बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इनका कहना है कि जो पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरह से बढ़ता है, 2, 4, 8, राइट, 16, 32, है ना, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा होता है। बट जो हमारा फूड का सप्लाई है वो कैसे बढ़ रहा होता है? इस तरीके से, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आ जाता है डिसबैलेंस। ओके, प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को उन्होंने क्या बोला था, अर्थमेटिकली बोला था कि ज्योमेट्रिकली बोला था, या दो ऑप्शन और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, now question number 11, societies where women inherit property from their mothers but do not exercise control over it। ऐसा कौन सा इसमें से टर्म है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं अपने मदर से, बट कोई भी तरह का कंट्रोल उनके पास नहीं होता है? मेट्रीलिनियल, मेट्रीलोकल, मेट्रीआर्कल, पेट्रीआर्कल। हिंदी में भी देखो क्वेश्चन है, प्लीज रीड। द करेक्ट आंसर इज The correct answer is A. It is matrilineal. Please remember, matrilocal का मतलब होता है जब जो कपल्स होते हैं ना, मैरिड कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स, वो लोग या तो वाइफ के घर पे जाके रहते हैं या फिर वाइफ के घर के आसपास रहते हैं, सो उसको कहते हैं मेट्रीलोकल, ठीक है। यानी वी कैन से मैरिड कपल्स lives with either wife's family or near to them। यानी उनके घर के आसपास भी अगर आप रह रहे हो तो यू विल बी कॉल्ड एज मेट्री लोकल, ठीक है। अच्छा, मेट्रीआर्कल और पेट्रीआर्कल इज योर
अथॉरिटी बेस्ड, ठीक है, और पावर बेस्ड, यानी फैमिली में अगर मदर मदर पावरफुल है तो मेट्रियार्कल, और अगर फादर हेड है, फादर पावरफुल है तो पेट्रियार्कल, ठीक है। तो जिसके पास अथॉरिटी है उस तरीके की फैमिली को हम लोग कहते हैं। यानी मेरी फैमिली में अगर मान लो मेरी मम्मी के पास अथॉरिटी है तो मैं एक मेट्रियार्कल फैमिली में हूँ, या वी कैन से सोसाइटी ऑल्सो, फैमिली भी सोसाइटी भी, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर होंगे, एग्जाम्स में ये सब आता है तो प्लीज रिमेंबर, ओके। Question number 12. Adam Smith used the idea of invisible hand in the context of what? Adam Smith ने invisible hand का concept use किया है किस context में? Capitalist market economy, investment of money in the economy, opening of the new market, या फिर benefit of society through pursuing self-interest? Easy question. What will be the correct answer? The correct answer is D, that is benefit of society through pursuing of self interest. इनका कहना था कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी का ही बेनिफिट कर रहे हो, ठीक है। सो इनका कहने का मतलब था कि कैसे मार्केट फोर्सेस जो हैं वो सोसाइटी में पॉजिटिव आउटकम्स लाते हैं, ओके। प्लीज रिमेंबर, मैं लिख देती हूँ। How market forces can lead to positive okay, please remember. Question number 13, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस तरह के फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबू जगजीवन राम, काका कलेलकर, या फिर बी आर अम्बेडकर। वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज काका कलेलकर। आई होप यू गाइज रिमेंबर एंड आप लोगों ने ये चीज़ याद की होगी। ईयर भी आपको इसका याद रखना है, इसका ईयर है 1953। कब सेटअप हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ 1953, ओके। एंड इन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी, इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उसका साल याद रखो, दैट इज़ 1955। तो 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड फाउंडेशन फॉर डिफरेंट कमीशन। जैसे मंडल कमीशन को इन्होंने प्रोवाइड किया फाउंडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्ट्स हैं। अच्छा, क्यों ये कमीशन बनाया गया था, क्या इसमें बेसिक पॉइंट था इस कमीशन का, ये भी आपको याद रखना है। टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Okay, please remember. Number 14, assertion reason. A social movement requires sustained collective actions over time because spontaneous disorganized protest cannot be called a social movement either. What will be the correct answer? The correct answer is A. देखो, कोई भी सोशल मूवमेंट जो है वो सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए एक टाइम पीरियड तक, यानी कुछ टाइम तक सोशल मूवमेंट चलना चाहिए, राइट। एक टाइम पीरियड तक वो चलना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ स्पॉन्टेनियस होगा, डिसऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट होगा तो वो अकेला सोशल मूवमेंट नहीं कहला सकता, ओके। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है गाइस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी चैनल पे मैंने आपको सोशल मूवमेंट के फीचर, मीनिंग पढ़ा रखे हैं, साथ में मैंने टाइप्स भी डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से देखना, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उससे तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ओके। Question number 15. Prior to independence, who was the chairman of National Planning Committee? K.T. Shah, Jawaharlal Nehru, Abdul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel. What will be the correct answer? The correct answer is B. Please remember it is Jawaharlal Nehru जो कि chairman थे National Planning Committee के, okay, and it was set up by, ये भी याद रखना, it was set up by Indian National Congress, INC, okay.
प्लीज रिमेंबर। एंड ईयर भी याद कर सकते हो 1938। बेसिकली ये बनाया क्यों गया था? टू एड्रेस इश्यूज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, राइट? लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, या फिर वी कैन से social welfare. Okay guys, please remember. Now, question number 16, again assertion reason question. Poverty causes by population growth because unequal distribution of economic resources cause poverty and starvation. Now, ये थोड़ा सा tricky question है और बहुत सारे students इस तरह के questions में confuse हो जाते हैं। देखो, poverty population growth की वजह से होता है, ये सही है, but सिर्फ population growth की वजह से नहीं होता है। तो उस लॉजिक से ये इसका ठीक से रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ और फिर बोला है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से तो नहीं होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, कि दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, बट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ओके, question number 17, to change the existing social and political arrangement through gradual incremental steps is the following type of social movement. यहाँ पे कौन से social movement की बात हो रही है जिसमें gradual incremental steps हमें लेने होते हैं so that we can bring some change? रिडेम्पटिव, रिवाइवलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरी, ये सब मैं आपको टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट में पढ़ा चुकी हूँ। प्लीज़ वो 2 क्लास देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं CUET UG की प्लेलिस्ट में भी आफ्टर दिस क्लास उसको ऐड कर दूंगी। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, इट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे चेंज लाने की बात हो रही है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में क्या होता है कि हम कुछ चेंज लाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, ग्रेजुअली चेंज आता है, सडनली कोई चेंज नहीं आता। रेवोल्यूशनरी में क्या होता है, सडन चेंज आता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। रिवाइवलिस्ट में क्या होता है कि हम कोई पुरानी चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई ट्रेडिशनल वैल्यू हो सकती है, कल्चरल प्रैक्टिस हो सकती है। रिडेम्पटिव का मतलब होता है हम चेंज तो ला रहे होते हैं बट कंप्लीटली नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे। ओके गाइस, तो ये सारी बातें याद रखना और जो मैंने बोला है वो क्लास जरूर से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, cities had a key role in economic system of empire. How? It provides easy import and export of commodities. It provides a link between core center and periphery center in the colonies. Both A and B, neither A nor B. Easy question है। cities जो हैं वो एक तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। कैसे? क्योंकि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करती हैं और वो कोर सेंटर और पेरिफेरी सेंटर के बीच का लिंक होती है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, कोर सेंटर्स कौन से होते हैं? जो कि डेवलप्ड एरियाज होते हैं, डेवलप्ड स्टेट्स वगैरह होते हैं। पेरीफेरी सेंटर वो होते हैं जो कम डेवलप्ड होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं और बेसिकली रूरल एरियाज को हम लोग कह सकते हैं और कोर सेंटर को हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज कह सकते हैं। ओके, now, question number 19, the economic system in which means of production is privately owned and organized to accumulate profit within a market is known as what? Socialist, capitalist, mixed economic system, none of the above. What will be the correct answer? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है प्रॉफिट पे। The correct answer is B, that is capitalist system. Please remember. Now, socialist system में क्या होता है? socialist system में प्रॉफिट या प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं होती है। socialist में होती है बात पब्लिक एंड कलेक्टिव ओनरशिप। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें जो कि इंडिया में फॉलो होता है, यहाँ पे सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट अप्रोच होती है, यानी कि प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, राइट?
Question number 20. Which of the following is correct representation of theory of demographic transition? Theory of demographic transition is a very very important theory. क्या होगा इसमें से बताओ? स्टेजेस दी हुई हैं. पहली स्टेज क्या होती है? वेरी हाई बर्थ रेट डेथ रेट, रिडक्शन इन बर्थ एंड डेथ रेट, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटी या फिर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटी. क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. द करेक्ट आंसर हेयर इज सी. फर्स्ट स्टेज जो होती है वो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड सोसाइटी होती है. फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई बर्थ होते हैं, डेथ रेट होती है, ठीक है. और थर्ड स्टेज में क्या होता है? रिडक्शन इन बर्थ एंड डेथ रेट. ओके, सो ये हो गई तीनों स्टेजेस. बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज भी होती है. सो ये हो गई तीनों स्टेजेस. द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके, प्लीज ये थ्योरी पढ़ लेना, एग्जाम में आएगी. क्वेश्चन नंबर 21. द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया दैट डिपेंड्स ऑन Tsar to create a communist state and the Naxalite movement in India that seeks to remove oppressive landlord and state official is the following type of social movement: redemptive, revivalist, reformist या फिर revolutionary. What will be the correct answer? The correct answer is, it is D, that is revolutionary. प्लीज़ रिमेंबर ये दोनों ही सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये लोग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. ओके, या फिर किसी सिस्टम को हटा देना, ठीक है, कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. ओके. Question number 22. The hierarchical ordering of caste is based on which of the following distinction? Caste and subcaste, fourfold division of society, purity and pollution, individual existence of caste. Hierarchical ordering अगर हम caste की देखें तो वो किस पे based होती है? Easy question है. The correct answer is C, that is purity and pollution. इसमें क्या होता है? हाइयर कास्ट जो होते हैं उनको प्योर माना जाता है और जो लोअर कास्ट होते हैं उनको पॉल्यूटेड या फिर इम्प्योर माना जाता है, ठीक है. और इसके बेसिस पे सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है हमारा सोशल इंटरैक्शन, रिचुअल, ऑक्यूपेशन, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना. ओके. Question number 23. A struggle to be touched was a struggle known as what? This is a direct question from your NCERT. Anti-untouchability movement, Dalit movement, land revenue agitation, farmers agitation. What will be the correct answer? The correct answer is B, that is Dalit movement. Okay, जिन्होंने B आंसर दिया, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन? देखो, तुम लोगों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फैक्ट बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से एनालिसिस वाले होंगे, थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं. तो मेक श्योर कि ये जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत होता है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे. ओके, सब्जेक्टिव वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, जैसे असर्शन रीजन है, ये सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑल इंडिया किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, यूपी प्रोविंशियल किसान सभा या फिर ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन. एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है ये. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. ओके, प्लीज रिमेंबर इट इज द फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन. Question number 25. The difference between birth rate and death rate refers to what? Birth rate और death rate के बीच में difference जो होता है वो क्या है? 2-3 question क्या? एक क्वेश्चन तो आप इससे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक दो क्वेश्चन जिसमें आपसे रेट पे क्वेश्चन पूछेगा. डेमोग्राफिक वाला जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है. सो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके, प्लीज रिमेंबर. ना फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए. फर्टिलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन, ये चीज़ याद रखना. टोटल फर्टिलिटी, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके. रिप्लेसमेंट लेवल, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड पर वुमेन टू कीप पॉपुलेशन स्टेबल. पॉपुलेशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है रिप्लेसमेंट लेवल. ओके. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग न्याय पंचायत? न्याय पंचायत के बारे में इसमें से क्या सही है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट टू प्रोवाइड जस्टिस टू एवरीवन. इट possesses the authority to hear some petty civil and criminal cases. It can impose fine and award a sentence. What will be the correct answer?
द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ सही है, वो है सेकेंड वाली, यानी कि इट possesses द अथॉरिटी टू हेयर सम पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बट सबको जस्टिस दिलाना ये इनका काम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ विलेज लेवल पे काम करते हैं। किसी भी तरह का फाइन या अवॉर्ड ये इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन से इट इज विलेज लेवल जुडिशियरी बॉडी। ओके, it is village level छोटा सा एक पैराग्राफ है ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइजेस, हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर हाई डेथ रेट एमंग ओल्ड एज पॉपुलेशन। रिप्लेसमेंट लेवल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। The correct answer is A, that is stabilized population. Okay, please remember, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब कि जितने डेथ हुए हैं उतने ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल में। ओके, Question number 28, which of the following provisions are incorporated in 73rd and 74th Amendment Act? Very important topic. ये जितने भी important topics आज आपको पता चल रहे हैं, make sure that you revise it before giving your exam. एक बार ये सब कुछ revise कर लेना, बहुत chances हैं यहाँ से questions बनने के. Okay? Now, 1/3 seats to be reserved for women, schemes to be promoted and formulated to enhance social justice, collection of taxes and duties, या फिर devolution of governmental responsibility. What will be the correct answer? The correct answer here is D. चारों ही जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होती है, जो भी स्कीम्स होती हैं वो सोशल जस्टिस को इन्हांस करती हैं, टैक्स एंड ड्यूटीज़ का कलेक्शन होता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Question number 19. The concept of local self-government was dear to Mahatma Gandhi as it provides what? Decentralization, self-sufficiency in conducting its own affair, fight against will of upper caste, freedom from exploitation of downtrodden. बेसिकली महात्मा गांधी इसके बारे में क्या कहना चाहते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, इससे रिलेटेड ही आपको टिक करना है। यहाँ पे एक और आइडिया है जो महात्मा गांधी का दिखेगा आपको, सेल्फ सफिशिएंसी, बट दैट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर हेयर इज डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज रहे, किसी एक के पास सारी पावर ना रहे, राइट। एंड गांधी जी कहते भी हैं, गांधी जी जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ग्राम स्वराज, right? So the correct answer will be A. Question number 30, what was the reason behind चिपको movement? इसमें से कौन सा रीजन है जो चिपको मूवमेंट का था? To save the oak and rhododendron forest near the village, to save ecology from road construction in ecologically fragile area, to save environment from deforestation for industrial purpose. None of the above. चिपको मूवमेंट का बेसिक रीजन क्या है एनसीईआरटी में गिवन है। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड, प्लीज एक बार सारे मूवमेंट्स देख लेना और चिपको मूवमेंट जरूर से देख लेना। ओके, now question number 31, right to information is part and incidental to the following: fundamental right, directive principle of state policy, fundamental duties, preamble. What will be the correct answer? The correct answer is A. Please remember it is fundamental right. Incidental कौन से पार्ट से है ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो कौन से पार्ट से है एनसीईआरटी में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इससे इंसिडेंटल है, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, एंड आर्टिकल भी याद रखना, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी 19(1)(a. Okay, please remember.
Question number 32. Indian farmers who are now exposed to competition from farmers in other countries as import of agricultural product is allowed. This become possible due to what? Globalization, commodification, privatization या फिर liberalization. So other countries की बात हो रही है, यहाँ पे import की बात हो रही है. So the correct answer will be A, that is globalization. Right now एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है कि borderlessness अगर आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो भी किससे रिलेटेड हो जाता है? ग्लोबलाइजेशन से. ओके, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. राइट. क्वेश्चन नंबर 33. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer will be B, that is intergovernmental organization. Okay, please remember क्या होता है intergovernmental organization? इसका मतलब होता है formed by agreement between government of different countries. यानी बहुत सारी जो countries हैं उनकी गवर्नमेंट मिलके एक एग्रीमेंट साइन करती है, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 34, again easy question. McDonald goes vegetarian during Navratri festival is an example of what? Globalization, marketization, localization, commodification. अगर मैकडोनल्ड जो है नवरात्रि के टाइम पे वेजिटेरियन हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे ग्लोकलाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोकलाइजेशन? तो देखो, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन इज इक्वल टू योर ग्लोकलाइजेशन. सो ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो लोकल कल्चर के हिसाब से अपने आप को चेंज करती हैं. दैट इज योर ग्लोकलाइजेशन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ organized sector? It consists of all units employing 10 or more people in a month. They are registered with the government. They ensure proper salaries or wages, pension and other benefit to employees. What will be the correct answer? इसमें से कौन सा है जो फीचर होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर का? The correct answer is इट इज़ डी. सारे ही सही हैं. प्लीज़ रिमेंबर, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं? वो सेक्टर, वो ऑफिसर्स जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. जैसे अगर मैं आपको यूट्यूब पे अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आऊँगी क्योंकि मैं किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं हूँ. मेरा ऐप है सिर्फ, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है. राइट. सो मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं हूँ इफ़ आई एम टीचिंग यू ऑल ऑनलाइन. ओके. क्वेश्चन नंबर 36. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस. पोंगल, बिहू, उगाड़ी, ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं ये क्यों मनाए जाते हैं? क्या बेसिक रीज़न है? न्यू ईयर की वजह से, हार्वेस्ट सीजन के फेस्टिवल्स हैं ये, या फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, या फोक और ट्राइबल फेस्टिवल है? प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ हार्वेस्ट सीजन का फेस्टिवल. ओके. फसल के मौसम में ये फेस्टिवल्स आते हैं. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 37. मिस्त्री एंड बदली आर अ टाइप ऑफ व्हाट? फैक्ट्रीज, मैकेनिकल इंजीनियर्स, होटल स्टाफ्स, फैक्ट्री वर्कर्स. सो मिस्त्री, यू ऑल नो, फैक्ट्री में वर्क जो करते हैं उनको लोग मिस्त्री कहते हैं, बदली कहते हैं, कारखाने के कर्मचारी. राइट. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस? यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इंक्रीज्ड एज कल्टिवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव, चेंज इन द मोड ऑफ पेमेंट, राइज इन फ्री वेज लेबर क्लास. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला? द करेक्ट आंसर इज डी. सारे ही ऑप्शंस गाइस जो हैं वो सही हैं. प्लीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना. जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट आपका दिया हुआ है वहीं पर ये चीज़ मेंशन थी. ओके. घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. एनसीईआरटी को हल्के में मत लो. ऑलरेडी तुम लोग 12th में एनसीईआरटी को पढ़ चुके हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है क्योंकि एमसीक्यूज बन जाते हैं. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड महात्मा गांधी, विच मैकेनिज्म इज डेंजरस टू एम्प्लॉयमेंट? ये भी एनसीईआरटी का ही है. हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ लेबर, मशीनरी टू रिप्लेस लेबर, मोर लेबर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या लो वेजेस टू द लेबर. क्या होगा आंसर? इनके हिसाब से जो मैकेनिज्म है या मैकेनाइजेशन है वो डेंजरस होता है. क्यों? क्योंकि मशीनरी जो है वो लेबर को रिप्लेस करने लगती है. ठीक है. तो इन दोनों ने ही इसको बहुत डेंजरस बताया था. ओके. एम्प्लॉयमेंट के लिए मशीन्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमें जॉब्स ही नहीं मिलेंगे. राइट. क्वेश्चन नंबर 40. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल सोसाइटी इज व्हाट? एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म प्रोड्यूस, हारिफ एंड राबी क्रॉप प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है रूरल सोसाइटी का? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. ओके.
Now, question number 41. Which of the following are correct provision of Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020? Fixing the maximum number of hours of work in a week, overtime to be paid for extra hour work, fixing the limits of wages to be given to worker. So यहाँ पर first and second जो है वो सही है, third वाला option जो है वो गलत है. Okay, this is also given in your NCERT. तो I hope सबने ये आंसर सही दिया होगा, right? Question number 42. Which of the statement is correct regarding second phase of Green Revolution? Second phase of Green Revolution पूछा है आपसे. It was taken up in dry and semi-arid region. Framers switched to multi-crop system. Due to commercialization, livelihood insecurity has reduced. None of the above. What will be the correct answer? The correct answer is A. It was taken up in dry and semi-arid region of India. Okay, please remember. Question number 43. Which of the following are two important component of employment opportunity? इसमें से कौन सा है जो employment opportunity के लिए important component है? This is also given in NCERT. Only casual wage labor in government jobs, only regular salaried jobs in the private sector, casual wage labor or regular salaried job and self employment, या फिर contractual work and part time volunteering. What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember, दो important component जो हैं वो हैं casual wage labor और regular salaried job या फिर self employment. Okay, the correct answer is C. Question number 44. Migrant workers are also known as unorganized worker, job seeker, free worker, footloose labor. What will be the correct answer? I think footloose labor से already question आ चुका है. The correct answer is D, that is footloose labor. Please remember this guys, exam में फिर से आ सकता है question इस तरह का. So make sure कि NCERT आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है. Okay? Question number 45. Land is a way of life because many of our cultural practices and patterns can be traced to our agrarian background. Now यहाँ पर I think दोनों statement हैं तो सही, but इसका ये correct reason नहीं होगा. So the correct answer I think should be B. Let me know in the comment section what you guys think. Land is a way of life. This statement is correct. NCERT में दिए हैं दोनों ही statement, but ये इसका कोई reason नहीं बन पा रहा है, right? Statement दोनों सही है, but this is not the correct reason. Okay? Question number 46. Which of the following is an institution? इसमें से कौन सा है जो institution है? Easy question. I want everyone to give me correct answer. Family, leadership, social movement या movement? The correct answer is A, that is family. Question number 47. What is meant by digitalization? Digitalization से आप क्या समझते हैं? Using handwritten record for faster processing, converting binary code into printed books, creating physical libraries for storing electronic devices, या फिर producing information in a universal binary code to enable fast processing, storage and transformation across technology. Now this is given in your last page में जो glossary होती है वहाँ पे. So make sure that book के last के जो glossaries हैं उसको आप ज़रूर पढ़ें, वहाँ से question ज़रूर बन सकता है, ठीक है. सो डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब है? प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन इन अ यूनिवर्सल बाइनरी कोड, यानी कंप्यूटर वगैरह में हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाएं, राइट? दैट इज योर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिजिटलाइजेशन. ओके गाइज, प्लीज एक बार सारे ग्लॉसरी पढ़ लेना. क्वेश्चन नंबर 48 अगेन फ्रॉम ग्लॉसरी. वर्चुअल मार्केट क्या होता है? मार्केट दैट ऑपरेट ओनली ऑन संडे एंड हॉलीडे, मार्केट दैट एग्जिस्ट फिजिकली बट यूजेस कंप्यूटर्स फॉर बिलिंग, market that exists only electronically and conducts transactions through computers and telecommunication, stock market located in a virtual reality gaming platform. The correct answer is C, that is a market that exists only electronically and conduct transaction through computer and telecommunication. Virtual market में आ जाएगा जैसे Flipkart, Myntra, right? Question number 59. Which of the following statement is true regarding many farmers who committed suicide in India? सुसाइड से रिलेटेड है, फार्मर सुसाइड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लार्ज लैंड ओनर्स अनअफेक्टेड बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड. ट्रू पूछा है आपसे स्टेटमेंट, ठीक है, तो यानी 3 स्टेटमेंट फॉल्स होंगे इसमें. मार्जिनल फार्मर्स अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, मोस्टली अर्बन फार्मर्स ट्राइंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैस्टोलिस्ट फेसिंग इशूज विद ग्रेजिंग लैंड. सो फार्मर्स की बात हो रही है, पैस्टोलिस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज बी. ओके, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक, राइट, और उसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड्स हमें देखने को मिलते हैं. ओके, Question number 50 and the last question of today's class. The first school for women in Pune
was opened by Jyotiba Phule, Savitribai Phule, M.G. Ranade या फिर विष्णु शास्त्री? Now this is a very important question. The correct answer is B. इस तरह के facts expect कर सकते हो तुम लोग एग्जाम में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. ऑलरेडी देखो एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को आता नहीं होगा, एग्जाम दिया है 12th का तो ऑलरेडी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी. बट मेक श्योर कि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को ठीक से समझ के आंसर करना. जो क्वेश्चन लगे छोड़ सकते हो क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो उसे छोड़ देना, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस करो. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द एग्जाम कि आपका पेपर कैसा हुआ. और पता नहीं क्यों एनटीए ने इस बार ऐसा किया है कि सबके एग्जाम्स अलग अलग हैं. ये एनटीए कुछ भी करता रहता है, ठीक है. तो अच्छे से पेपर देना, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जिन लोगों के बाद में पेपर है गाइस, प्लीज़ मुझे अपने एग्जाम की डेट ज़रूर बताओ सो दैट उस हिसाब से मैं क्लासेस को ला पाऊँ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यूर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जिस चैनल पे आने वाला है. मैं बहुत सारी चीज़ें इस पे कवर करूँगी जल्द से जल्द, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो स्पेशली सीयूईटी यूजी वालों के लिए है, तो तुम लोग इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. ओके, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी डाउट है, पर्सनल मैसेज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो. ओके, एंड ये वाला जो है ये मेन चैनल है, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना. जो भी अपडेट्स हैं क्लास के और इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे आती है. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस. कीप लर्निंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सोशियोलॉजी सीयूईटी यूजी का पेपर कब है. ओके, बाय.